क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर वीडियो नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों सेव होना, है ना, बचना। कंजर्व करना मतलब क्या होता है? बचाना होता है, यानी एनर्जी का बचाना। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में ये कह दिया जाए, है ना, कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, हम अभी यहाँ पर क्योंकि वर्क डन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वर्क डन की। और वर्क डन में हम लोग क्या करते हैं? फोर्स, एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, एनर्जी ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सटर्नल वर्क डन, ये सब चीज़ें करते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल, ये आ रहा है बच्चों, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ध्यान रखिएगा, सिस्टम की बात होती है हमेशा। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। इज कंजर्व्ड if the forces doing work done on it are conservative। इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी बच्चों। अभी मैं ये पहली डेफिनेशन समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्या बोला? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। हमारे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है इफ़ द फोर्सेस डूइंग वर्क डन ऑन इट आर कंजर्वेटिव। यानी अगर हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस की बात करें जो सिर्फ कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से देखे थे हमने? कंजर्वेटिव फोर्सेस देख लेते हैं हमने, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इलास्टिक फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, एफ एस कह लो उसको 2 मिनट के लिए, स्प्रिंग फोर्स कैसा था? कंजर्वेटिव। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो भी हमारे कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, अभी हम इन चीज़ों, अगर ये काम करते हैं, अगर ये काम करते हैं एफ जी, एफ एस, एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये फोर्स तीनों हैं या इनमें से कोई भी एक है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। यानी वर्क डन कौन कर रहा है? जब भी काम करते हैं, जब भी कोई वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए बच्चों तो एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है पूरे यूनिवर्स में। एक प्रकार की एनर्जी दूसरे में बदल जाती है। ठीक है, एक टाइप की एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? किसी दूसरे टाइप में, है ना। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल हम देखें कि हमने सबसे बुक में इजी एग्जांपल ये मिलता है कि वाटर जो फॉल होता है कहाँ से? कहीं हाइट से, हम उसको टरबाइन पर चलाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाटर हीटर में यूज़ करें तो उससे वाटर को गर्म करते हैं तो उसको हीट एनर्जी बना लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस में उस एनर्जी को। तो कुल मिला के एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन वो हमारा बाहर का वर्ल्ड है। हम यहाँ पर वर्क वाली बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्क। तो वर्क क्या कहता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करेंगे, क्या काम करेंगे? अगर हमारे कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो टोटल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अब मैकेनिकल एनर्जी मैंने कितने टाइप की बताई थी? 2। विच वन? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी किसी एक्शन के होने के बाद और होने के पहले सेम रहेगी। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी, इसका छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, फिर आपको और समझाता हूँ मैं आपको। डेरिवेशन बहुत इजी सा है बच्चों, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो h हाइट के ऊपर रखा है, यहाँ पर है ना, इसकी हाइट कितनी है बच्चों? अभी h हाइट है। यहाँ पर वो अभी रेस्ट में है, मैंने अपने हाथ में रख रखा है, रेस्ट में है। तो इसके अंदर वहाँ पर 2 प्रकार की एनर्जी होगी। एक काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 होगी, क्योंकि बॉडी मोशन में है। क्या बॉडी नहीं चल रही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ क्या है? 0।
मैं काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बात इस जो मैंने फॉर्मूला समझाया आपको, इसमें बात हुई मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी हुई? मैकेनिकल एनर्जी की। और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल की अभी। ये जो लॉ है ना, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमने कौन से फोर्सेस की बात करी? कंजर्वेटिव की। ये जो फॉर्मूला है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी काम करता है, और आगे कैसे करेगा वो बताऊंगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि h हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने रोक रखा है। लेकिन इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, जो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि अगर h हाइट पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कितना है, दोनों का प्लस कितना है, तो आप क्या कहोगे? दोनों का प्लस हमारा mgh है। काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, ठीक है। अब सपोज बच्चों मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। कितना नीचे लाता हूँ? ऊपर से यहाँ से x डिस्टेंस नीचे लेके आया। कितने डिस्टेंस नीचे लाया? x डिस्टेंस इसको मैं ऊपर से नीचे लाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आया है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो भी कितना होगा? इतना ही होगा जितना ऊपर था mgh। और अगर ये ऑब्जेक्ट सबसे नीचे भी आ जाएगा ना, यहाँ पर h हाइट चल कर नीचे आ जाएगा। कितना हाइट चल कर नीचे जाएगा? अगर वो h हाइट चल के नीचे आ जाएगा तब भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कितना हो जाएगा? mgh ही रहेगा। हम इसको भी प्रूफ करेंगे कैसे होगा ये। तो क्लास हम कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे कि हर जगह mgh ही आंसर आएगा? ठीक है, करके देखें। चलो करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से यहाँ आता है तब इसके पास दोनों एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसको मैं छोड़ूंगा इसके अंदर एक मोशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोशन हो जाएगी। होगी ना मोशन बच्चों? उस मोशन की वजह से क्या होगा? मोशन की वजह से उसमें स्पीड आएगी। स्पीड आने से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बच्चों। कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे आने से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी हाइट चेंज हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर, हम लिखते हैं, इनको नाम दे दो। एट पॉइंट ए सबसे ऊपर, ये पॉइंट बी है नीचे, और ये सबसे नीचे पॉइंट नंबर सी है। तो पॉइंट बी पर क्या होगा? हम यहाँ लिख लेते हैं एट पॉइंट बी। पॉइंट नंबर बी पर क्या हो रहा है? पी कितनी होगी बच्चों? पी हमारी होगी mgh माइनस एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता करना है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। h मतलब यहाँ से ग्राउंड से वो कितनी हाइट तक है, यहाँ से कितनी हाइट ऊपर है, तो यहाँ से वो h माइनस एक्स ऊपर है। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर h थी, h में से मैंने x नीचे आ गया, तो अब हाइट कितनी बची? h माइनस एक्स बची। समझिए आप लोग, देखिए यहाँ समझिए, ये हाइट h थी, मैं यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ऊपर तक h माइनस एक्स है ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इस हाइट को h माइनस एक्स लिखेंगे बच्चों। क्योंकि अगर नंबर में पता होती तो मैं तो नंबर में लिख देता, लेकिन अगर मुझे नंबर में नहीं पता है, सिंपल सी बात, चलो नंबर में समझाता हूँ, आप जल्दी समझ जाओगे। कि सपोज ये हाइट 20 थी, यहाँ से यहाँ तक 20 है। अगर वो 5 मीटर नीचे आ गया तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 15। कितना बचेगा? 15 बचेगा। लेकिन कैसे? क्योंकि मुझे ये 5 पता है। अगर इस पूरे 20 में से ये 5 घटा दूँ, यानी 20 माइनस 5, देखो 20 को मैंने क्या माना? यहाँ से यहाँ तक h, 5 क्या है मेरा? x, तो डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये h माइनस एक्स ही बचेगी ना। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? mgh माइनस एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी? इस ऑब्जेक्ट की बी पॉइंट पर। कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ तक? नहीं। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाए बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाए? तो इसके लिए याद कीजिए बच्चों, इससे पहले मैंने एक थ्योरम समझाई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम जितना काम करते हैं, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ नीचे लाने में कितना काम किया?
इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ नीचे लाने में जितना काम किया होगा वो उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है उससे हमने ये सीखा है कि जितना काम मैंने किया इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाने में, तो यहाँ पर मेरा कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी, यानी mg फोर्स नीचे लग रहा था, वही तो इसको यहाँ लेके आया। कौन लेके आया, mg फोर्स इसको यहाँ से यहाँ तक लाया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgx। क्यों mgx होगी, समझिए बात को। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो कितना काम हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे मास इंटू ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, x। तो कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ mgx। और हमने क्या देख रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन होता है वो उसकी क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो आएगा तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बच्चों, mgx मिलेगी। कितनी मिलेगी, mgx। यानी अगर मैं अब बोलूँ कि इस पॉइंट पर ke प्लस pe दोनों को जोड़ दूँ, दोनों को क्या करें अपन, जोड़ दें। एट बी ke प्लस pe, तो ke कितना है, कितना होगा, mgx है ke, और पी को देखिए, पी कितना है, mgh माइनस एक्स। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, mg का मल्टीप्लाई पहले h से करूँगा तो ये हो जाएगा mgh होगा, mg का मल्टीप्लाई h से mgh, माइनस mg का मल्टीप्लाई x से, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, mgx हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, mgx से mgx कैंसिल, आंसर क्या बचा, वही बचा जो mgh लिखा है वहाँ पर। इसका मतलब दोनों का सम अभी भी कितना है, mgh है, जितना कि टॉप पर था mgh, और यहाँ पर भी mgh, नीचे भी mgh ही आएगा बच्चों। इसी तरीके से, सेम तरीके से मैं वो भी करवा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम अब क्या लिखेंगे, एट पॉइंट सी, सबसे नीचे जो पॉइंट सी है वहाँ पर निकालेंगे। एट पॉइंट सी, पी तो 0 हो गया भाइयों, क्योंकि आपको पता है हम ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। सी पॉइंट कहाँ है हमारा, हमने पहले बोल दिया कि हमारा ग्राउंड है। उसी पॉइंट पर ये हो रहा है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमने 0 मान ली, और जितना वर्क डन ऊपर से नीचे आने में हो रहा है वो क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। तो ऊपर से नीचे आने में जितना वर्क डन कर रहे हैं वो क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी। ऊपर से नीचे आने में क्या वर्क डन हो रहा है बच्चों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में काम कौन कर रहा है, ऊपर से नीचे लाने के लिए वर्क कर रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, mg होता है। देखिए पहले यहाँ तक आया तो x काम किया, अब वो तो सीधा यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब h डिस्टेंस आ रहा है, तो अब कितना वर्क डन हो जाएगा, अब वर्क डन हो जाएगा mgh पूरा, मास इनटू ग्रेविटी, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे तक h। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, mgh हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो बच्चों पहले ये प्रूफ कर लेते हैं, ke प्लस p दोनों mgh, तो दोनों का सम फिर से कर लेते हैं नीचे, के प्लस पी दोनों का सम के 0, ये mgh, तो 0 प्लस mgh, आंसर mgh ही आएगा। यानी तीनों जगह पर के प्लस पी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, तीनों जगह mgh सेम ही आया। इसका मतलब हमारी मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई क्या, नहीं हुई। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी सेम, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, बस उसका फॉर्मेशन थोड़ा चेंज हुआ कि यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर वो के ही बन गई, आध कुछ पार्ट के ही हो गया, कुछ पार्ट पी का कम हो गया। यहाँ पर पी बिल्कुल 0 हो गई और सारा पी जो हमारे पास यहाँ पर था वो नीचे आने पर सारा के ही बन गया। क्या बन गया, के ही बन गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर वो सबसे नीचे जब यहाँ पर आता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर बच्चों जब ये आता है तो क्या होगा, जब ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mgh। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि अगर कोई
1 kg का मास यहाँ से ड्रॉप हुआ, तो जब वो ज़मीन से स्ट्राइक करेगा तब उसके अंदर कितनी वेलोसिटी होगी फाइंड कीजिए। तो वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका ये है, मास से मास कैंसिल, है ना। मुझे v निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए अगर हमको v फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा g और h अपॉन का 2 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 2gh, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो v निकालने का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 2gh। वैसे ये हम फॉर्मूला मोशन ऑफ इक्वेशन से भी ला सकते थे, मोशन ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ रखी ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल इक्वेशन, उनसे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आ चुका है। तो बच्चों ये एक तरीके से हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है अगर हमारे फोर्सेस कैसे हों, हमारे फोर्सेस कैसे हो बच्चों, हमारे फोर्सेस हो कंजर्वेटिव। अब मैं इसको टोटल में बताता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है, और भी तरीके के, अगर हमारे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो गए, हमारे फोर्सेस कैसे हो गए बच्चों, अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लेता हूँ, चलिए इसके लिए मैं फिर से थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। ये तो हमने जो मैंने जो फॉर्मूला डेरिवेशन करवाया वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के था। अगर मान लो सपोज एक ऑब्जेक्ट है ना, वो इस टाइप से ऐसे ज़मीन पे भी रखा हुआ है ना, इस टाइप से, और यहाँ पर क्या है बच्चों, एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल, क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल मतलब किसी भी तरीके से, किसी मशीन से धका रहे हैं, हम हमारे हाथ से धका रहे हैं, है ना, किसी एनिमल को बोला इसको पुश करने के लिए, मतलब कुछ भी तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया इस पर। क्या लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। तो जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा भाइयों, ये प्रेस होगा, सिंपली बात है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेस होगा, है ना। इसका एक और डायग्राम में सिमिलर सा नीचे बना लेता हूं कि जब हम इसको ऐसे पुश करते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, सपोज ये यहां तक आ गया, आपको डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पर देखिए, अभी हमारी स्प्रिंग की ये लाइन थी, अब स्प्रिंग की ये लाइन हो गई, मतलब मैंने इतना धकाया कि जो स्प्रिंग है ना इतना स्ट्रेच हो गया, सॉरी कंप्रेस हो गया। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, इतना डिस्टेंस कंप्रेस। पहले स्प्रिंग कहाँ था, यहाँ था, अब मैंने उसको धकाया, प्रेस किया, एक छोटी सी ये हो गई है कि डायग्राम में ये लाइन यहाँ नहीं है, ये लाइन यहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, ये समझ लो, नीचे लाइन को कट कर देना। तो मैंने जब इसको धकाया इधर से इधर, तो क्या हुआ, ये इतना कंप्रेस हो गया, ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। आपको याद होगा स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से अब यहाँ पर कितने सारे वर्क डन होंगे बच्चों, देखो यहाँ पर एक वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जिसने भी फोर्स लगाया उसने इधर से फोर्स लगाया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉक्स का, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल वर्क डन। जब हमने इसको यहाँ पर धकाया तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, इधर लगता है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। लेकिन हम अभी प्लस माइनस नहीं देख रहे, हम तो वर्क डन देख रहे हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय, इसको एनसी लिखूंगा बच्चों में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। ये तो एक्सटर्नल लिख दिया, ये लिख दिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इस फ्रिक्शन ने कितना काम किया भाई, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन ने भी कुछ ना कुछ काम तो करा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा जब बॉडी इधर जाएगी और वो इतने डिस्टेंस चल रही है, तो कोई ना कोई वर्क डन हुआ है, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है, डिस्टेंस भी हुई है, तो वर्क डन होगा। तो फ्रिक्शन के द्वारा जो काम होगा उसको मैंने नाम दिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। इसके साथ देखिए बच्चों,
इसके साथ ये भी देखिए कि यहाँ पर ग्रेविटी भी नीचे लग रही है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वर्क डन को जीरो मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेविटी इधर काम कर रही है और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। सॉरी, मैं थोड़ा कैमरे से ऊपर हो गया। देखिए हमारा ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे काम करता है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो cos 90 जीरो होता है, यानी ग्रेविटी का वर्क डन तो जीरो हो गया। यहाँ पर ग्रेविटी का कोई वर्क डन नहीं है। ठीक है, आया समझ में आपको? ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ पर नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं कि यहाँ ग्रेविटी कभी वर्क करेगी तो यहाँ पर सपोज ग्रेविटी का भी वर्क डन होता। चलो जीरो हो गया ना, तो छोड़ दो, नहीं करते, चलो जान दो। स्प्रिंग फोर्स बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि भाई स्प्रिंग फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी वर्क डन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, या कंजर्वेटिव फोर्स ने भी कुछ काम किया। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि आपने जितना भी काम किया हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर जितना भी काम किया हो, वो क्या करता है? वो करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अगर आपको ये नहीं पता हो लॉ, तो हमारा वीडियो जाके देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज या वर्क एनर्जी थ्योरम पर। वो क्या बोलता है कि जितने प्रकार के भी काम हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, वो सब क्या कर देते हैं? वो सारा वर्क डन चेंज कर देता है काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये सारा वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना भी वर्क डन यहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल व्यक्ति काम कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है यानी नॉन कंजर्वेटिव कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स भी जो काम कर रहा है, जो वर्क डन कर रहा है, उन सबको भी जोड़ दूं ना, तो वो सब किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा। क्लियर है? अब मुझे पता है अगर इस WC को बच्चों में प्लस से इधर ले जाऊं, अगर इस WC को मैं प्लस से इधर ले जाऊं, तो ये बन जाएगा -WC। WNC यही है। WNC मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस W एक्सटर्नल मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। एक और लॉ मैंने आपको पढ़ाया था कि -WC इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा U मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता था -WC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इससे पिछले वीडियो में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब इस -WC की जगह क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा U लिख सकता हूँ। डेल्टा U मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा KE प्लस डेल्टा U इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। और यही जो है हमारा फॉर्मूला है किस चीज का? वर्क एनर्जी थ्योरम का। मैंने क्या बोला था कि इससे पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया वो सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए था। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट भी आ गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया, सब चीज आ गई और हमको ये समझ आ गया। अब डेल्टा KU प्लस मतलब जितना भी एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, जितना भी नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन कर रहे हैं, वो सब या तो काइनेटिक एनर्जी को बदलेगा या पोटेंशियल एनर्जी को, या वो दोनों को बदलेंगे। या वो किसको बदलेंगे? दोनों को बदलेंगे। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो डेल्टा KE मतलब होता है KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। डेल्टा U का मतलब होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। इधर लिखा। अब ये दोनों प्लस प्लस की इनको साथ लिख लूं, KE फाइनल प्लस U फाइनल, दोनों माइनस माइनस की को साथ लिख लें, दोनों में माइनस है, कॉमन ले लिया मैंने दोनों का माइनस, तो ये हो जाएगा KE इनिशियल प्लस U इनिशियल। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप वर्क डन कर रहे हो, जो भी आप वर्क डन कर रहे हो बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जितना भी काम कर रहे हो वो क्या करेगा? वो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, और मतलब मैकेनिकल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये है टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये है टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, उनके चेंज के बराबर है ना। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ से वर्क डन जितना यहाँ पर आप करोगे,
वो वर्क डन एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। किस में बराबर हो जाएगा? एनर्जी में चेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज और ये इनिशियल एनर्जी का, मतलब मैकेनिकल एनर्जी पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही है, कह लो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व है। जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो क्लियर है क्लास, है ना। टोटल के और यूई का प्लस मतलब मैकेनिकल एनर्जी का प्लस, और इनिशियल और फाइनल दोनों का डिफरेंस जो है, जो भी काम करते हो आप, मतलब कुल मिलाकर ये किसके जैसा है? वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा। ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, है ना। बाकी बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके, है ना। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही हमारी वर्क है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वाला कब यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला है बच्चों मेन। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सटर्नल एजेंट या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पता हो, इनका वर्क डन हो। तो अगर मान लो ये दोनों एब्सेंट है, यानी कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा आपको, ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन है ना, तो फिर आप क्या करोगे? जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया है ना, वो यूज़ करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों इसके। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है ना। एक बॉडी जिसका मास कितना है? 4 किलोग्राम है, ठीक है। एंड उसके अंदर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड की, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। और वो एक स्ट्राइक चलती हुई बॉडी कोलाइड कर जाती है एक स्प्रिंग के साथ। किसके साथ कोलाइड कर जाती है? एक चलती हुई बॉडी एक स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगी। देखो सिचुएशन देखो, एक बॉडी ऐसे चल रही है और वहाँ पर एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के साथ क्या कर रही है? कोलाइड कर रही है। जब वो उसे टकराएगी तो क्या होगा? इसके पास जो एनर्जी है मतलब इसके पास जो वर्क डन या एनर्जी है, इससे वो इसको प्रेस करेगी, कंप्रेस करेगी। क्योंकि ये क्या होगा? टकराएगी तो ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगा बच्चों। कंप्रेस होने से क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, और स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स काम करता है। स्प्रिंग फोर्स kx काम करेगा, माइनस kx काम करेगा, और ये डिस्प्लेस भी होगा थोड़ा सा इधर। जितना भी डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा तो यहाँ फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जो वर्क डन होगा वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और हम ये कहते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है? जब ये टकराता है तो थोड़ी देर बाद ये बॉक्स जो है वो रेस्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है बच्चों? रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्स रेस्ट में आ जाता है ना। तो हमको निकालना है कि वो कितना कंप्रेस हुआ है। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में। स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू जो दी है 100 न्यूटन पर मीटर दे रखी, 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है? सिचुएशन आप समझ गए होंगे कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है K, वो क्या हो रही है? वो बदल रही है P में। किससे बदल रही है? P में। जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ इसके पास है आफ्टर कोलिजन, वो बन जाती है PE, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्योंकि बात हो रही है स्प्रिंग की, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, 1/2 kx² होता है ना। जिसको नहीं पता मेरा पुराने वीडियो देख लो, पोटेंशियल एनर्जी के मिल जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल। मास की वैल्यू पता है 4, वेलोसिटी पता है 20, उसका भी स्क्वायर है 20 का स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 x²। कोई दिक्कत है इसमें हमको? बिल्कुल भी नहीं। नाउ 100 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा, है ना। हमने मल्टीप्लाई कर लिया कंप्लीटली जितना भी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 16 इज इक्वल टू x²। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो x हो जाएगा √16। √16 को कहते हैं 4। क्या कहते हैं? 4।
तो वो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा बच्चों, वो स्प्रिंग कंप्रेस होगा 4 मीटर। कितना कंप्रेस होगा, 4 मीटर कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बन गई थी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बन गई थी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई थी। क्लियर है। तो सेम क्वेश्चन जो है इसमें हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं। छोटा सा चेंज क्या करेंगे, वो चेंज ये होगा हमारा, अब इसको थोड़ा सिचुएशनली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, थोड़ा सिचुएशनली बना लेते हैं। अभी तक हमने क्या माना था, हमने किसी एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ नहीं किया था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि भाई एक स्प्रिंग तो है, सॉरी मैंने ये कर दिया इसको, शकल स्प्रिंग है। यहाँ पर ये बॉक्स जो आ रहा है ना, वो ज़मीन पे चलते हुए आ रहा है, मतलब उसके पास टायर है, सपोज ऐसा मान लो टायर पे चलते हुए आ रहा है, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो लगेगा ज़मीन के इसके बीच में, है ना। इसकी क्वेश्चन की एक मिनट मैं देख लूँ क्या क्या था। इस क्वेश्चन का मास कितना था, 4 kg, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमको दे ही रखा था, और वेलोसिटी कितनी दी गई थी हमको क्वेश्चन में, वेलोसिटी तो हमको दी थी इधर से इधर 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट हमको के दे रखा था 100 न्यूटन पर मीटर। और क्या चाहिए था हमको, बस यही चाहिए था हमको। यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू की, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई, है ना। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या होगा, सिचुएशन को डायग्रामेटिकली समझो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है चलते हुए, इस स्प्रिंग से टकराया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगा। इसको एक बार फिर से बनाते हैं नीचे। अब यहाँ पर स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हुआ बच्चों, यहाँ आ गया, समझ लो। ठीक है। जब यहाँ से इधर जा रही है बॉडी आगे, तो आपको ये तो पता होगा फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करता है, इधर करता है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करता है, इस तरफ काम करता है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी फ्रिक्शन अपने स्प्रिंग की। हमारा स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, ये एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हो गया, है ना। कितना डिस्टेंस कंप्रेस हुआ, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो हमको तो सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें तो हमको समझ में आ गई हैं। हमने जो आपको एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन आ गया, सॉरी एक्सटर्नल तो नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी कोई ना कोई काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम WNC वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चलो सबसे पहले फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उसका FBD बना लो। फ्रिक्शन का FBD कैसे बनेगा कि बॉक्स है यहाँ पर, उसका मास mg नीचे काम कर रहा है, यहाँ पर कोई और कुछ तो नहीं है, नहीं है। mg के बराबर क्यों कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है बच्चों। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ जब मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था। म्यू होता है कॉफिशिएंट, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 0.5, और एन मतलब ये कौन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ सिचुएशन कैसी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, उसके वेट के बराबर है, mg के बराबर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स f की, या फ्रिक्शन फोर्स को FL भी लिखते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स FL की वैल्यू आ गई म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया है, 0.5 दिया क्वेश्चन में, एन कितना दिया है, mg इंटू मास कितना दिया बच्चों, इस क्वेश्चन में मास दिया है 4 किलोग्राम। कितना मास दिया है, 4 किलोग्राम का मास है। ग्रेविटी को 10 ले लो तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 5 4 मतलब 20 आंसर आएगा। 20 न्यूटन का हमारा क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों। यहाँ पर 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। फॉर्मूला वैल्यू रखें। W एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहाँ से इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 180। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है बच्चों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को F नाम दे दूंगा, WF वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है M, वर्क डन क्या होता है F इंटू S इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, और कॉस थीटा कितना है बच्चों, कॉस थीटा 180 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ लग जाएगा माइनस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा -20x। कोई दिक्कत अपने को नहीं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बॉडी 1/2 मास दिया है 4, किस स्पीड से घूम रही है, वो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किससे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 2 से कटा 1/2 mv² होता है, 2 से कटा ये 2 टाइम 20 का स्क्वायर 400 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 800 जूल की काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। कोई समस्या है हमको नहीं। स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx², क्या होता है 1/2 kx², ठीक है। तो 1/2 k की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 100x² की वैल्यू हमें नहीं पता है, 2 से कट हुआ है 50 बार, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपके पास 50x²। करें क्वेश्चन बच्चों आगे। अब ये सब सिचुएशन को हम रखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसको सिचुएशनली रखें बच्चों। अब इस सिचुएशन में रखने पर देखो भैया, W एक्सटर्नल 0, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स कितना निकला -20x। तो यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों में, यहाँ मैं यही लिख लेता हूँ पास में, तो आपको समझ जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब आप लोग इतना पार्ट देखिए, सबसे पहले ये पार्ट करना आप लोग उतारो जब, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट करना, और फिर अब यहाँ ये थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ इसके आगे का। क्यों, इसलिए क्योंकि आपको इस इक्वेशन से समझा सकूँ मैं आपको। W एक्सटर्नल मतलब कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल तो है नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स कितना निकला -20x निकला, इक्वल टू यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज बच्चों माइनस में होगा, बताओ क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये जो मैंने निकाली है ये तो K इनिशियल है भाई, क्योंकि बाद में तो बॉडी जाके रुक गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई 0। वो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसके पास जो मैंने निकाली 800 जूल। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये तो हट गया तो -800 आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह रखूंगा -800। ये कितना दे रखा, पी का चेंज ये हमने निकाल लिया, 50x², क्या हो गया 50x², ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग वाली हमेशा प्लस में होती है, ये पहले ही बता चुका हूँ। बस अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की, जो हमने 10th में सीख रखा है। फिजिक्स वाले, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो आसान है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको भी आसान है, क्योंकि तो 11th में ही हो। इसको सॉल्व करें, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 50x² प्लस ये माइनस से इधर आएगा तो 20x प्लस का -800 इक्वल टू में, जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, उसको इधर लिखो चाहे इधर, एक ही बात है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारी, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इन सब में से 10 कॉमन लेंगे, अगर 10 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचता है 5x², यहाँ से 10 कॉमन गया तो 2x, यहाँ से 10 कॉमन गया तो 80 इक्वल टू 0। 10 जाएगा 0 के डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5x² प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाली सिचुएशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन में 2 है, फॉर्मूला मेथड हमने सीख रखी है क्लास 10 में।
माइनस बी यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया है 5, सी दिया है आपका माइनस 80 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 5। क्लियर है बच्चों। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 5 4 20, 20 का 880 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 1600 और माइनस माइनस प्लस वन में 5 2 जा 10। तो वैल्यू हमारी कुछ आ रही है, तो न्यू पेज पे करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये हो जाएगा 1604 1604 अपॉन 10। देखिए बच्चों ये जो वैल्यू है ना लगभग 40 के बराबर ही है, तो इसको मैं 40 ही मान सकता हूँ। कितना मान सकता हूँ? लगभग 40 मान सकते हैं ना, 40.01 समथिंग आएगी, लेकिन इतना छोटा सा पॉइंट लगाने से मतलब नहीं है। देखो 1600 का जो रूट होता है ना वो मेरा 40 होता है, अब उसमें प्लस 4 कराए तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या आएगा 40.001 समथिंग इतना है। तो इतना सा हम छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको 40 मान लेते हैं, है ना। तो x की वैल्यू हो गई -2 प्लस माइनस 40 अपॉन 10। यहाँ पर हम प्लस की ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, है ना, माइनस भी कर सकते हैं लेकिन प्लस ही करेंगे। तो हमारा आंसर होगा, हमने लिया है माइनस, यहाँ रखा प्लस 40 अपॉन 10, ये हो गया 38 अपॉन 10, इसका मतलब लगभग 3.8 मीटर। कितना हो गया 3.8 मीटर का क्या हो सकता है इसमें बच्चों, 3.8 मीटर का कंप्रेशन हो सकता है एक्स में। स्प्रिंग कितना अंदर हो सकता है 3.8 मीटर तक हो सकता है। देखिए बच्चों इससे पहले जो मैंने करवाया था उसमें आंसर 4 मीटर आ रहा था, है ना, अब उसमें 3.8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी एनर्जी में लॉस हो जाता है ना, इसलिए वो उतना आगे नहीं खींचा, 4 मीटर नहीं दबा पाया वो, क्योंकि फ्रिक्शन ने थोड़ा एनर्जी का लॉस कर दिया, जिसलिए वो 3.8 मीटर तक ही उसको धका पाया। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यहाँ पर आज की इस वीडियो का भी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे।